पढ़ेंगे आपकी क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। पेज नंबर 52. Go outside and observe all the plants around you. Do you see that some plants are small, some very big, while some are just patches of green on the soil? Some have green leaves, while some others have reddish ones. Some have huge red flowers, some have tiny blue ones, while some have none. We do see a variety of plants existing all around us, near our homes, in the school ground, on the way to the school, in the parks and gardens, isn't it? Let us get to know the different parts of any plant. This will help us understand the differences between plants of different kinds. Can you label the stem, branch, root, leaf, flower and fruit of the plant shown in figure 7.1? Color the parts of the plant. बच्चों बाहर जाइए और आपके आसपास अलग अलग प्रकार के जो भी पौधे आपको दिखते हैं उन्हें ऑब्जर्व कीजिए। कुछ छोटे होंगे, कुछ बहुत ज्यादा बड़े होंगे, या फिर कुछ तो केवल जमीन पर पैचेस होंगे ग्रीन कलर के, जैसे कि घास है। कुछ के हरे पत्ते होते हैं, कुछ के लाल पत्ते भी होते हैं। कुछ पौधों के फूल छोटे लाल होते हैं, या फिर कुछ के पास छोटे ब्लू कलर के फूल हो सकते हैं, या फिर कुछ पौधों में तो फूल भी नहीं होते। हम बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पौधे देखते हैं हमारे आसपास, हमारे घर के पास, स्कूल जाते समय, स्कूल के मैदान में वगैरह सारी जगहों पर। अब हम देख लेते हैं एक पौधे के अलग अलग हिस्से। ऐसा करने से हम डिफरेंसेस समझ पाएंगे अलग अलग प्रकार के पौधों के बीच का। आपको फिगर 7.1 में एक पौधा दिखाया गया है। आप इसके जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी हिस्से हैं, उन्हें लेबल कर दीजिए और इस प्लांट को कलर कर दीजिए। 7.1 Herbs, shrubs and trees. Activity 1. Look closely at the stem and branches of plants much smaller than you, plants that are about your size, and plants which are much taller than you. Feel their stem and try to bend them gently to see if they are tender or hard. Take care that the stem does not break. Hug the tall plants to see how thick their stems are. एक्टिविटी 1 के लिए हम कुछ पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखेंगे। तो कौन से पौधों के हमें तनों को देखना है? तो ऐसे पौधे कि जो आपसे कम लंबे हो, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है, तथा जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं। तने को स्पर्श कीजिए तथा यह जानने के लिए कि तना कोमल है अथवा कठोर, इसे धीरे से एक ओर मोड़ने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखें कि वह टूटे नहीं। हमें पौधा तोड़ना नहीं है, हमें बस देखना है कि उसकी डंडियां, उसके तने मजबूत है या मुड़ सकते हैं। लंबे पौधों के तने की मोटाई मापने का प्रयास करें। हमें यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती हैं। We will now group all the plants we observed in table 7.1. Some examples are shown. You can fill the columns 1, 2 and 3 for many more plants. Fill column 4 after studying the section. बच्चों, हमने यह सारे जितने भी पौधे देखे, हम उन्हें टेबल 7.1 में भर देंगे। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हमें बताए गए हैं। हम इस टेबल में कॉलम 1, 2 एंड 3 भर सकते हैं अलग अलग पौधों के लिए। कॉलम 4 हम तब भरेंगे जब हम 7.1 पढ़कर कंप्लीट करेंगे। Based on these characters, most plants can be classified into 3 categories: herbs, shrubs and trees. An example of each is shown in figure 7.3. बच्चों, यह जो सारे पौधे के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि उसकी लंबाई, उसके तने की गिर्द, या फिर उसका तना कोमल है या मजबूत, इन सारे कैरेक्टर्स पर पौधों को 3 हिस्सों में बांटा जाता है: हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। यह तीनों आपको फिगर 7.3 में बताया गया है। फिगर 7.3 में जो ए है उसे हम हर्ब कहेंगे, बी वाला जो पौधा है वह एक श्रब है और सी एक पेड़ है। Plants with green and tender stems are called herbs. They are usually short and may not have many branches.
Some plants develop branches near the base of stem. The stem is hard but not very thick. Such plants are called shrubs. Some plants are very tall and have hard and thick stems. The stems have branches in the upper part, much above the ground. Such plants are called trees. Based on the above characteristics, can you now classify the plants listed by you and complete column 4 in table 7.1? ऐसे पौधे जिनकी टहनियाँ ग्रीन कलर की यानी कि हरे कलर की होती है और कोमल होती है, और जो पौधे हाइट में हमेशा छोटे होते हैं और उनमें ज्यादा ब्रांचेस नहीं होते, ऐसे पौधों को हम हर्ब्स कहते हैं, जैसा कि फिगर 7.3 ए में दिखाया गया है। फिर कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जिनके टहनियाँ उसके तने के बेस के पास उगने लगती है। जो तना होता है वह बहुत मजबूत होता है लेकिन थिक नहीं होता, उसकी गिर्द कम होती है। ऐसे पौधों को हम श्रब्स कहेंगे, जैसा कि फिगर 7.3 बी में दिखाया गया है। फिर आते हैं ऐसे पौधे जो बहुत लंबे होते हैं और इनके जो तने होते हैं वह बहुत हार्ड होते हैं, बहुत कड़क होते हैं और बहुत थिक भी होते हैं। ऐसे पौधों में जो ब्रांचेस होती है, जो टहनियां होती है, वह ऊपर के हिस्से में आती है, जमीन से काफी ऊपर। ऐसे पौधों को हम कहेंगे पेड़ यानी कि ट्रीज, जैसा कि फिगर 7.3 सी में दिखाया गया है। तो अब इन कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हम टेबल 7.1 का कॉलम 4 भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए अब नजर डालते हैं टेबल 7.1 पर। टेबल 7.1 कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स। बच्चों यहाँ सबसे पहले हमें प्लांट नेम लिखना है, यानी कि पौधे का नाम लिखना है। कॉलम 1 में हम हाइट लिखेंगे, कॉलम 2 में हम स्टेम के बारे में लिखेंगे कि स्टेम हरा है, कोमल है या फिर मोटा है, कड़क है, यह सब हम कॉलम 2 में लिखेंगे। कॉलम 3 में हम देखेंगे कि उसके जो तने हैं वह तने पर टहनियां कहाँ से उग रही है, क्या बेस से या फिर ऊपर के भाग में। कॉलम 4 में हम उसका कैटेगरी लिखेंगे, जैसे कि हर्ब, ट्री, श्रब वगैरह। तो बच्चों सबसे पहला यहाँ पर दिया है टमेटो। बच्चों टमेटो प्लांट होता है जो, उसकी हाइट बहुत छोटी होती है, तो हम लिख देंगे शॉर्ट। बच्चों यदि आपने कभी टमाटर का पौधा देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि उसकी हाइट बहुत छोटी होती है, वह ज्यादा लंबा नहीं होता। फिर हम उसकी स्टेम के बारे में देखेंगे। तो क्या उसकी स्टेम ग्रीन होती है? हाँ जी, उसकी स्टेम हरी भी होती है और टेंडर यानी कि कोमल भी होती है, तो हम इन दोनों में यस लिख देंगे। फिर ब्रांचेस कहाँ आते हैं? तो ब्रांचेस बेस ऑफ द स्टेम से निकलते हैं, इसलिए हम इसे हर्ब कहेंगे। अगला पौधा है मैंगो। बच्चों हमें पता है कि आम के पेड़ कितने बड़े होते हैं, तो हाइट में हम लिख देंगे वेरी टॉल। फिर उसके स्टेम के बारे में आपको क्या मालूम है? तो बच्चों उसका स्टेम ग्रीन नहीं होता, मुलायम भी नहीं होता, वह थिक होता है और हार्ड होता है, इसलिए हम थिक और हार्ड में यस लिख देंगे। उसकी ब्रांचेस हमें पता है कि काफी हाइट पर उगती है, इसलिए हायर अप ऑन द स्टेम में हम यस लिख देंगे। तो बच्चों इसे हम कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? इसे हम ट्री की कैटेगरी में डालेंगे। लेमन। तो बच्चों आम का जो पौधा है हमने उसका तो देख लिया कि उसे हम ट्री कहते हैं। अब अगला है नींबू। नींबू का पौधा लगभग आपकी हाइट के जितना होगा, तो हम उसकी हाइट वाले कॉलम में लिख देंगे अबाउट माय हाइट। फिर उसकी स्टेम्स। तो बच्चों उसकी स्टेम्स ग्रीन होती है और ब्राउन भी होती है, जो नई नई स्टेम्स है वह ग्रीन होती है, तो हम यहाँ उसकी स्टेम के बारे में लिख देंगे हार्ड में यस। थिक तो नहीं बच्चों, लेमन की जो डंडी होती है, जो उसकी मेन स्टेम होती है, वह थिक नहीं होती। कॉलम 3 वेयर डू द ब्रांचेस अपीयर। तो बच्चों इसके ब्रांचेस बेस ऑफ द स्टेम पर से ही निकलने लगते हैं, इसलिए हम बेस ऑफ द स्टेम में यस लिख देंगे। तो इसे हम कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? इसे हम डालेंगे श्रब में। तो बच्चों इसी प्रकार कुछ और पौधों के नाम सोचिए और उनकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए, जैसे कि हमने टमेटो, मैंगो और लेमन के लिए देखा। पेज नंबर 54। Paheli wonders what kind of stem the money plant, beanstalk, gourd plants and grapevines have. Do observe some of these plants. How are these different from a herb, shrub or a tree? Why do you think some of them need support to climb upwards? पहेली जानना चाहती है कि मनी प्लांट, सेम,
लौकी तथा अंगूर के तने किस प्रकार के हैं? इनमें से कुछ पौधों को देखिए, ये शाक झाड़ी और पेड़ से किस प्रकार भिन्न है? यह श्रब्स, हर्ब्स और ट्रीज से किस प्रकार अलग है? आपके विचार से इनमें से कुछ को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों पड़ती है? Plants with weak stems that cannot stand upright but spread on the ground are called creepers, while those that take support and climb up are called climbers. These are different from herbs, shrubs and trees. तो दोस्तों, ऐसे पौधे जो सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि उनकी तने बहुत कमजोर होती हैं और वे जमीन पर फैल जाते हैं, ऐसे पौधों को हम कहते हैं क्रीपर्स, जैसा कि फिगर 7.4 में दिखाया गया है। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जिनकी तने सीधी खड़ी नहीं रह सकती, लेकिन वह कुछ वस्तु की सहायता से ऊपर चढ़ती है, इसलिए हम उसे क्लाइंबर्स कहते हैं, जैसा कि फिगर 7.5 में दिखाया गया है। क्रीपर्स और क्लाइंबर्स अलग होते हैं herbs, shrubs and trees से। Perhaps there are some plants in your school or at home that you take care of. Write down the names of any two trees, shrubs, herbs or creepers growing in your house or school. 7.2 Stem. Observe closely the stems of different plants around you. Note down different structures, parts borne by the stem. Compare your observations with that of your friends. What do you find? Stems bear leaves, branches, buds, flowers and fruits. आपके आसपास के अलग-अलग पौधों की तने और टहनियां देखिए और यह देखिए कि उसका जो तना है उस पर पौधे के कौन से अलग-अलग पार्ट्स या फिर स्ट्रक्चर्स आपको देखने मिलते हैं। आपको क्या दिखा? स्टेम्स बेयर लीव्स, यानी कि जो तने होती हैं उन पर पत्ते होते हैं, टहनियां होती हैं, कलियां होती है, फूल होते हैं और फल होते हैं। Activity 2. We would require a glass, water, red blue ink and a soft stem. Pour water to fill 1/3 of the glass. Add a few drops of red or blue ink to the water. Cut the base of the stem and put it in the glass as shown in figure 7.6. दोस्तों, एक्टिविटी 2 के लिए आपको चाहिए रहेगा एक ग्लास, पानी और इंक, ब्लू या फिर रेड कलर की, और एक पौधा जिसकी टहनी एकदम कोमल हो। 1/3 ग्लास जितना पानी ले लीजिए, उसमें कुछ बूंदे डाल दीजिए ब्लू या फिर रेड कलर की इंक की। अब आपके पास जो कोमल टहनी है, जो स्टेम है, उसका बेस कट कर दीजिए और उस स्टेम को उस पानी में रख दीजिए, जैसा कि फिगर 7.6 में दिखाया गया है। Observe the setup. Does the color appear in the stem? You will find that the color rises in the stem. If this is kept for a longer period, the color appears in the veins of leaves also. How do you think the color reached there? इस सेटअप को ध्यान से देखिए। क्या पानी में जो रंग था वह सेम रंग उस स्टेम में भी आपको दिखने लगा? आपको दिखेगा कि वह जो रंग था जो पानी में हमने डाला, वह धीरे धीरे उस तने में ऊपर चढ़ रहा है। अगर आप इसे ज्यादा समय तक रखें तो आपको पत्तियों की जो वेन्स होती हैं उनमें भी यह कलर दिखेगा। आपको क्या लगता है, यह कलर ऊपर तक पहुंचा कैसे? From this activity, we see that the stem helps in upward movement of water. The water and minerals go to leaves and other plant parts attached to the stem. इस एक्टिविटी से हमें यह तो समझ गया कि जो स्टेम होती है उसके थ्रू पानी ऊपर जाता है एक पौधे में। फिगर 7.7 में हमें एक पौधा दिखाया गया है और एक पौधे के तने का हमें क्रॉस सेक्शन, यानी कि कटा हुआ जो हिस्सा होता है, उसका जूम्ड इन पिक्चर दिखाया गया है। बच्चों, जो 7.7b है वह फिगर तने का है। जब आप तने को काट कर यदि माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो आपको कैसा दिखेगा, वह यहाँ दिखाया गया है। फिगर 7.7 में बी पार्ट जो है उसमें हमें एक पौधे के तने का कटा हुआ हिस्सा दिखाया गया है। यदि आप तने के कटे हुए हिस्से को माइक्रोस्कोप में देखें तो आपको ऐसा चित्र दिखेगा। इसमें जो लाल रंग के स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें हम जाइलम कहते हैं, जिनसे पानी एक पौधे में ऊपर जाता है।
यह सब आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। 7.3 Leaf. Observe the leaves of some plants around you and draw them in your notebook. Are all the leaves of same size, shape and color? How are leaves attached to the stem? The part of leaf by which it is attached to the stem is called petiole. The broad green part of the leaf is called lamina. Can you identify these parts of the leaves in plants around you? Do all the leaves have petioles? Let us get to know the leaf better by taking its impression. If you thought that leaves cannot sign, here is an activity which will make you think again. पत्तियों के बारे में ज्यादा जानकारी पाने के लिए हम पत्तों का इम्प्रेशन ले लेंगे। यदि आपको अब तक लगता था कि पत्ते सिग्नेचर नहीं दे सकते, वे साइन नहीं कर सकते, तो आप गलत थे। यह मैं आपको एक्टिविटी 3 में दिखाऊंगी। एक्टिविटी 3, put a leaf under a white sheet of paper or a sheet in your notebook. Hold it in place as shown in figure 7.9. Hold your pencil tip sideways and rub it on the portion of the paper having the leaf below it. Did you get an impression with some lines in it? Are they similar to those on the leaf? बच्चों, एक्टिविटी 3 के लिए आप एक कागज की शीट ले लीजिए या फिर आपकी नोटबुक का कोई एक पन्ना और उसके नीचे एक पत्ता रख दीजिए। फिर उसको पकड़ के रखिए जैसा कि फिगर 7.9 में दिखाया गया है। आपकी पेंसिल की जो नोक है उससे उस पर रगड़ दीजिए। इससे आपको एक इम्प्रेशन मिलेगा। क्या वह इम्प्रेशन, वह चित्र लीफ के जैसा ही है? क्या उस पर जो वेन्स है वह वैसी ही है जैसे कि पत्ते पर थी? These lines on the leaf are called veins. Do you see a prominent line in the middle of the leaf? This is called the midrib. The design made by veins in a leaf is called the leaf venation. If this design is net-like on both sides of the midrib, the venation is reticulate. In the leaves of a grass, you might have seen that the veins are parallel to one another. This is parallel venation. Observe the venation in as many leaves as you can without removing them from the plant. Draw the pattern and write names of some plants having reticulate and parallel venation. Shall we now find out some of the functions of a leaf? पत्ते पर जो सारी रेखाएं होती हैं, जो लाइंस होती हैं, उन्हें हम वेन्स कहते हैं। क्या आपको पत्तों पर बीच में सेंटर में एक सीधी लंबी लकीर दिख रही है? इसे हम मिडरिब कहते हैं। बच्चों, यह जो वेन्स होती हैं, उन वेन्स से अलग अलग प्रकार की डिजाइन्स बनती हैं जिन्हें हम वेनेशन कहते हैं। यह वेनेशन दो प्रकार का होता है। एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन और दूसरा है पैरेलल वेनेशन। बच्चों, रेटिकुलेट वेनेशन में यह जो सारी वेन्स होती हैं वह मिडरिब के दोनों बाजू नेट जैसे दिखती है, जैसा कि आपको फिगर 7.10a में दिखाया गया है। पैरेलल वेनेशन हमें ज्यादातर घास में देखने मिलती है। उसमें मिडरिब के दोनों बाजू पैरेलल लाइंस होती है वेन्स की, इसलिए हम इसे पैरेलल वेनेशन कहते हैं। अलग अलग प्रकार की पत्तियों में वेनेशन देखिए और उन पत्तों को तोड़े बिना वह वेनेशन का जो पैटर्न है उसे ड्रॉ कीजिए और लिखिए कि कौन से पौधों में रेटिकुलेट वेनेशन है और कौन से पौधों में पैरेलल वेनेशन है। अब हम कुछ पत्तों के फंक्शंस पढ़ेंगे। एक्टिविटी 4, we will require a herb, 2 transparent polythene bags and thread. Do this activity during daytime on a sunny day. Use a healthy, well-watered plant that has been growing in the sun. Enclose a leafy branch of the plant in a polythene cover and tie up its mouth as shown in figure 7.11. Tie up the mouth of another empty polythene cover and keep it also in the sun. After a few hours, observe the inner surface of the covers. What do you see? Are there any droplets of water? How do you think they got there? Don't forget to remove the polythene bag after the activity. एक्टिविटी 4 के लिए हमें चाहिए रहेगा एक हर्ब, 2 प्लास्टिक की थैलियां और धागा। इस एक्टिविटी को आप अच्छी धूप वाले दिन पर कीजिए और एक अच्छा पौधा लीजिए जो बहुत टाइम से अच्छे से फल फूल रहा हो।
उस पौधे की एक पत्तियों से भरी हुई टहनी को प्लास्टिक की बैग से बंद कर लीजिए और उस पर एक धागा बांध लीजिए, जैसा कि फिगर 7.11 में दिखाया गया है। दूसरी थैली का मुंह भी उसी प्रकार बांध लीजिए और उसे ढककर धूप में रख दीजिए। कुछ घंटों बाद उस थैली की अंदर की सतह को देखिए। आपने क्या देखा? क्या आपको वहां पानी की कुछ बूंदें दिख रही हैं? वह पानी की बूंदें वहां पहुंची कैसे? बच्चों, इस एक्सपेरिमेंट के बाद वह थैली निकालना प्लीज मत भूलिएगा। Water comes out of leaves in the form of vapor by a process called transpiration. Plants release a lot of water into the air through this process. We will learn more about this in chapter 14. पौधों की पत्तियों से पानी बाहर आता है वाष्प के रूप में, यानी कि वेपर के फॉर्म में, और इस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। पौधे बहुत सारा पानी इस प्रकार हवा में छोड़ते हैं इस प्रोसेस से। इसके बारे में हम ज्यादा पढ़ेंगे आपके चैप्टर नंबर 14 में। Why did we tie a cover around the leaves? Would we have seen the water evaporate if we had not tied a polythene cover? What makes the water appear on the polythene bag? In chapter 5, we noticed water changing into different forms in some of our activities. Can you think of these and name the process that makes water drops appear on the polythene cover? Leaves also have another function. Let us study this. हमने उस पौधे की पत्तियों के आसपास प्लास्टिक की थैली क्यों बांधी? यदि हमने यह थैली नहीं बांधी होती तो क्या हमें पानी इवेपोरेट होता दिखाई देता? ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से हमें पॉलीथीन बैग के ऊपर पानी के बूंद दिखाई दिए? बच्चों, हमने चैप्टर 5 में देखा था कि किस प्रकार पानी एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है। जैसे कि जब उसको आप गर्म करें तब वह वाष्प बन जाता था और उस वाष्प को ठंडा करने पर, कंडेंस करने पर वह वापस आपको पानी के फॉर्म में मिल जाता था। तो बच्चों, क्या आप याद कर सकते हैं कि वह कौन से प्रोसेसेस थे जिससे हमने पानी के ड्रॉप्स बनते हुए देखा था? तो बच्चों, चैप्टर 5 में जब हमने पानी को गर्म किया तो वह कुछ देर बाद उबलने लगा। जब वह कुछ देर उबला, उसके बाद पानी की मात्रा कम होती गई। तो बच्चों, लीव्स के और भी कई सारे अलग अलग प्रकार के फंक्शंस होते हैं, लेकिन यह पढ़ने के पहले हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज क्या सीखा। तो बच्चों, आज सबसे पहले हमने 7.2 में पार्ट्स ऑफ प्लांट देखा। हमने उस पौधे को कलर किया और उसके अलग अलग पार्ट्स को लेबल किया। 7.1 में हमने सीखा कि हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में क्या फर्क होता है। जो हर्ब्स होते हैं उनकी टहनियां हरी होती हैं और कोमल होती हैं। श्रब्स लगभग आपकी हाइट के होते हैं और पेड़ आपकी हाइट से काफी बड़े होते हैं। टेबल 7.1 में हमने प्लांट्स की कैटेगरीज देखी। हमने कुछ पौधों को हर्ब्स, ट्रीज और श्रब्स में डिवाइड किया। फिर हमने यह भी देखा कि यदि किसी पेड़ का तना बहुत ज्यादा कमजोर हो तो वह या तो जमीन पर रेंगता है या फिर कुछ सपोर्ट की मदद से ऊपर चढ़ता है। यह थे क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। 7.2 में हमने एक्टिविटी के द्वारा सीखा कि स्टेम से पानी ऊपर जाता है और पौधों के अलग अलग पार्ट्स में बढ़ जाता है। 7.3 में हमने लीफ के पार्ट्स देखे जो थे पिटियोल और लमाइना। फिर हमने पैरेलल और रेटिकुलेट वेनेशन के बीच का अंतर समझा। एक्टिविटी 4 से हमें पता चला कि प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है जिसके द्वारा वह पानी हवा में वाष्प के रूप में छोड़ते हैं। तो दोस्तों, आगे कंटिन्यू करेंगे अगले मॉड्यूल में। हम अगले मॉड्यूल में देखेंगे कि प्लांट की लीफ के और भी कौन से फंक्शंस होते हैं। तब तक